डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा एक चीज है, जैसे हॉर्स रॉक क्या होती है, समझ में आ गया? हॉर्स रॉक मतलब मेन रॉक जिसके अंदर और मिलते हैं। अगर वो हॉर्स रॉक कुछ काम की नहीं है, जैसे तुम कहीं गए फील्ड में और तुमको पता चला गोल्ड गोल्ड निकल रहा है, गोल्ड तुमने निकाल दिया, बाकी चीज तुम घर पे लेके आओगे, फेंक दोगे? फेंक दोगे, कुछ काम का नहीं है, उसको गैंग मिनरल कहते हैं। जो चीज काम की नहीं होती उसको कहते हैं गैंग मिनरल, और जो काम की होती है उसको और मिनरल कहते हैं। ये एक टर्म्स हो, और किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, ये इसमें एक टर्म्स और आ गया है। फिर हमने और एक चीज पढ़ी थी कि और बॉडी दो तरीके की होती है। एक होती है रिजर्व, रिजर्व मतलब भंडार, जिसको हम निकाल रहे हैं या इन प्रोसेस चल रहा है। और एक होता है रिसोर्स, जिसके अंदर और की मात्रा कम है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्निक आ गई जिससे हम उसको फ्यूचर में निकाल सके, तो फिर वो रिसोर्सेज में है। कैसे हो गए? दो प्रकार के, कौन कौन से हुए? एक रिजर्व, रिजर्व जिसको हम निकाल रहे हैं, भंडार। एक रिसोर्सेज, संसाधन, जिसको फ्यूचर में निकालेंगे। तो दो तरीके से होता है। अच्छा, ये तुम्हारे ये हो गई कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट हो गया। रिजर्व क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियल मिनरल क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब जैसे गेलेना है वो एक और मिनरल है, ठीक है, लेकिन हेलाइट है वो, हेलाइट को देखा जाए और फॉस्फोराइट के देखा जाए तो वो इंडस्ट्रियल मिनरल में पड़ता है। जैसे सोना पढ़ना है तो वो और मिनरल पढ़ेंगे, लेकिन अगर चूना पढ़ लिया या फिर हेलाइट या NaCl नमक कुछ भी पढ़ लिया तो वो फिर इंडस्ट्रियल मिनरल में आ जाएगा। और इंडस्ट्रियल मिनरल किस किस में काम आते हैं? सीमेंट बनाने में, बिल्डिंग स्टोन बनाने में, एब्रेसिव बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, फ्लक्सर, और ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सब उसी का पार्ट है। सिरामिक ग्लास बनाने में काम आते हैं। बहुत सरल लैंग्वेज है, तुम्हें पढ़ोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज हॉर्स रॉक होती क्या है मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या है, टेनोर, एक चीज वर्ड पढ़ा था। टेनोर क्या होता है? जैसे दो पत्थर पड़े हैं यहां पर, एक सोने का पत्थर पड़ा है, ठीक है, सोने का पत्थर है, सोच के आंखें खुलनी चाहिए। एक सोने का पत्थर पड़ा है, एक सैंडी स्टोन पड़ा है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है? दोनों तो 1-1 किलो के वैल्यू सेम होनी चाहिए है? दोनों तो 1-1 किलो के वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो किसकी क्या वैल्यू है, क्या प्रॉफिट है, उसके हिसाब से उसका टेनोर, औसत मात्रा कहते हैं हिंदी में ना, तुम भी हिंदी में हो, औसत मात्रा कहते हैं, उसकी औसत मात्रा उस पर डिपेंड करती है। जैसे तुमने F ब्लॉक के तत्व पढ़े होंगे, उनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर मतलब बहुत रेयर मिलने वाले अर्थ के एलिमेंट, तो उनकी वैल्यू तो और भी कम होती है, पीपीएम में मिलते हैं। मतलब अगर किसी रॉक में बहुत कम और पीपीएम में मिल रहा है, उनकी एक फिक्स कंसंट्रेशन है कि अगर लैंथेनियम सीरीज या एक्टेनियम सीरीज के कुछ जो एलिमेंट है वो पीपीएम में मिल रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है उनको निकालने से, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। अगर तुमको जैसे बोतल है, इतना अगर रेयर अर्थ एलिमेंट मिल जाए ना, तो तुम विश्व के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है। बहुत सारी चीजों में काम आता है, चिप्स बनाने में काम आता है, या वो चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं कह रहा हूं, कंप्यूटर चिप्स है ना, ऐसे तो ये चिप्स लगे, भूख 4:30 बजे भूख लगी होगी है। तो बहुत सारी और भी है, जैसे अभी इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट लगे होंगे, या उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसेसर बनाने के लिए कि जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट यूज में आए हो, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होता है, इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब इसी पत्थर की जगह मैं एक जगह तांबे का 1 किलो का भट्टा रख दूं और सोने का रख दूं, कौन सा महंगा होगा? सोने का महंगा होगा। इसलिए सबके टेनोर अलग अलग होते हैं, ये समझ में आ गया मतलब उसकी। अब इसमें दो चीजें हैं वो पढ़नी बहुत जरूरी है। टेनोर इन केस ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल, नॉन मेटलिक मिनरल में जैसे सैंडी स्टोन, फील्ड में अभी कभी जाते हैं, जोधपुर किले पे जाते हैं सैंडी स्टोन, और या सूर सागर गए सैंडी स्टोन की माइंस है, तो उसमें पूरा का पूरा सैंडी स्टोन ही निकलता है, ठीक है।
तो वो नॉन मेटलिक में आ गया, तो रेफर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ मेटल कंटेंट, कि पूरे में से कितना मिल रहा है। जैसे कहीं पर आयरन डिपॉजिट मिला तो पूरे में से आयरन कितना निकल रहा है, तो 70-80% निकलेगा, तब वो प्रॉफिटेबल होता है ना। वहां से निकलने, किसी भी चीज को वहां से निकालने के बाद अगर प्रॉफिट हो रही है तो ही वो ओर मिनरल में कहलाएगा ना, चाहे वो मेटलिक हो या नॉन मेटलिक हो तो ओर कहलाएगा। अब ये है कि ये तो हो गया पूरा मेटल्स में से, पूरी रॉक्स में से, लेकिन जो नॉन मेटलिक मिनरल होते हैं, मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं। अधात्विक खनिजों में औसत प्रतिशत का अर्थ है उस सेल की में धातु की मात्रा, पूरी शेल मतलब पूरी रॉक्स में धातु की मात्रा, नॉन मेटलिक में। लेकिन अगर मेटलिक की बात हो गई तो मेटलिक में क्या कहते हैं, पॉकेट के रूप में जो बने उसमें उस धातु की मात्रा, वो जो पॉकेट निकाले ना उसमें उस छोटी सी धातु की मात्रा। तो दोनों फर्क है। नॉन मेटलिक में तो मतलब इंडस्ट्रियल मिनरल में तो पूरे भाकर में वो कितने निकले, और मेटलिक मिनरल में उस ओर में से कितना निकल रहा है, तो इसके हिसाब से उसका टेनोर फिक्स किया जाता है, जिसको औसत प्रतिशत भी कहते हैं। अब ये आगे पढ़ोगे, एस्बेस्टोस 6% होना चाहिए, कोई 100% मिल सकता है, मतलब कोई 100% मिल, जैसे सैंडस्टोन है पूरा 100% ही मिलता है, तो कुछ का टेनोर 100% भी होता है, सारी चीजें काम की होती है। ये अब जैसे कोल है, कोल को 4 भागों में बांटा गया है, पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमेन हो गया। तो वो किसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है, तो कार्बन कंसंट्रेशन, उसमें कार्बन कंसंट्रेशन कितना है। अगर कार्बन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो धुआं ज्यादा देगा, कोई काम का नहीं होगा। अगर और उसमें एश कंटेन, राख ज्यादा होगी, या वॉलेटाइल मेटल थोड़ा गीला ज्यादा होगा, ये क्लोरीफाइड, इसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकाली जाती है कि वो कितनी वैल्यू का है। फिर हमने एक और टर्म्स पढ़ा था, स्पेसिफिकेशन, कि उसकी जो भी रॉक्स है या है उसकी टॉलरेंस वैल्यू कितनी है, उसकी सहनशीलता कितनी है। कोई चीज ऐसी होती है जैसे टफ चाहिए होती है, उसके हिसाब से उसकी ये वैल्यू निकाली जाती है। फिर बेनिफिकेशन क्या होता है कि उसकी क्वालिटी कैसे सुधारी जा सकती है मेल्टिंग से पहले। अगर तुमको कहीं से सोना निकालना है, सोना इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि सोने का हर किसी को चाह होती है, तो ब्याह हो जे छा पड़ जाएगी के बार के तो तोला सोनो लायो है, पूछी भले 10 तोला लाई तो क्या मारते 21 तो लायो। हाँ, तो वो उसकी वैल्यू होती है उसके हिसाब से। तो कुछ भी चीज ऐसे निकाली जाती है ना, तो जैसे पूरी रॉक तोड़ दी, उसमें से ओर निकाले, तो ओर को पिघालने से पहले उसको तोड़ के और फर्दर क्रशिंग की जाती है, जिससे वो चीज और आसानी से निकाली जा सके। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेनिफिकेशन। फिर और मैग्मा कैसे कहते हैं, अगर कोई ऐसा मैग्मा हो, जैसे इसमें ज्यादातर होता है सल्फाइड या और ऑक्साइड के ओर होता है, पूरा का पूरा सल्फाइड डिपॉजिट ही निकल गया, पूरे लावा में से सल्फाइड डिपॉजिट, तो वो बड़े फॉर्म में निकला ना उसी लावा में से, तो उसको और मैग्मा कहेंगे। भाई मैग्मा निकला और वो सारा और ही था, सारे काम का था, तो और मैग्मा कहते हैं। फिर और गाइड कैसे कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको गाइड करती है। जैसे तुम्हें फील्ड में भेज दिया, कि भैया धरती में क्या है पता करो, तो तुम्हें कुछ जियोलॉजी का नॉलेज होगा तो पता करोगे ना। तो बहुत सारे उसको नॉलेज को ही और गाइड कहते हैं। ठीक है, द फाइनल एम ऑफ जियोलॉजी इज टू डिटेक्ट सब सरफेस बॉडी, और बॉडी, सब सरफेस के अंदर जो और बॉडी है उसको डिटेक्ट करना ही जियोलॉजिस्ट का एम होता है। नहीं तो आपको पैसे कौन देगा भाई, जीएसआई में लगोगे क्या काम कराओगे भाई, ढूंढो कुछ ना कुछ ढूंढते रहो तब पैसे मिलते हैं। तो उस तरीके से ये होता है। फिर और जेनेसिस क्या कहते हैं, कोई ना कोई और किसी ना किसी प्रोसेस से बना हुआ है, उस प्रोसेस की स्टडी को और जेनेसिस कहते हैं। और सूट कैसे कहते हैं, अगर कोई रिच पार्ट किसी डिपॉजिट में मिल जाए तो उसको और सूट कहने लग जाएंगे, है ना। और माइक्रोस्कोपी क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करने को और माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फिर गोसान क्या होता है, अगर अपन फील्ड में गए तो एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, गोसान एक तरीके का डिपॉजिट होता है जो ये बताता है गोसान आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फाइड डिपॉजिट। गोसान ये बताता है कि यहां पहले सल्फाइड डिपॉजिट था जो लीचिंग होके नीचे चला गया है, कैसे पता चलता, अगर किसी एरिया में इस तरीके की रॉक मिलती है ना, ये गोसान का फोटो है, लिमोनाइट कहते हैं, तो इसके
है ना, ये पूरी रॉक ही है ना, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि नीचे सल्फाइड के डिपॉजिट है। फिर तुम माइनिंग के लिए ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग सैंपल लोगे, चेक करोगे, तो कुछ कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसको और गाइड कहते हैं, जिससे पता चलता है कि नीचे क्या मिनरल मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्लार्क वैल्यू। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सिर्फ वो 8 एलिमेंट से मिलकर बनी है, पूरी अर्थ क्रस्ट 8 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, लेकिन सम टाइम वो एलिमेंट अधिक क्वांटिटी में बन जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अर्थ में कितना मिलता है और कितना ज्यादा मिल रहा है, तो उसकी एक कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए हमें क्लार्क वैल्यू यूज में लेते हैं। क्लार्क वैल्यू क्यों इसको नाम दिया हुआ है कि भाई जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, कहीं के हैं, वहां के इन्होंने 40 साल तक सेवा दी, तो इनके जो चेले थे उन्होंने इसको क्लार्क नाम था तो क्लार्क नाम दे दिया। तो कौन कौन से मेन एलिमेंट ज्यादा मिलते हैं, तो ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, Fe, Mg, Ca, Na और K, पोटेशियम, ये 8 एलिमेंट से मिलके अर्थ बनी है, मेन एलिमेंट यही है। लेकिन सम टाइम कुछ चीजें ज्यादा बन जाती है तो वो डिपॉजिट या कुछ बना देती है। ठीक है, अभी मैंने एक यहाँ सैंपल रखे हुए थे, वो सैंपल पता नहीं वो उठा के चला गया। हाँ हाँ, अब जैसे ये है ना, हाँ, तो कुछ मैं भी भूल जाता हूँ। इग्नियस का सैंपल है, किसका है, क्या ये ग्रेनाइट है, तो इस ग्रेनाइट में ज्यादातर क्या होता है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार। फेल्सपार भी कौन से होता है, दो तरीके का होता है, ऑर्थोक्लेज और पेल्जियोक्लेज। तो पेल्जियोक्लेज कौन से होता है, जो व्हाइट कलर के होता है, ऑर्थोक्लेज होता है जो पिंक कलर के होता है। पिंक पिंक पेल्जियोक्लेज, ऑर्थोक्लेज दिख रहा है, उल्टा नाम है ना, जो पिंक है वो व्हाइट है, और जो जो पिंक कलर का है उस तरीके से याद करो, तो मैं तुम्हें अलग तरीके से याद करा दूंगा। अब ये पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है, ठीक है, हाँ, ये पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है। अब इसमें भी पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है, कम मात्रा में, सम टाइम ये ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं। बन गया, तो ज्यादा मात्रा में बन गया, ऐसे ही कभी कभी गोल्ड थोड़े थोड़ा निकला, ज्यादा बन गया, तो वो डिपॉजिट बढ़ा देते हैं। ठीक है, मान लो इसमें कॉपर भी निकल रहा है या माइका निकल रही है, माइका भी तुमने पढ़ा होगा, इसमें माइका की बड़ी बड़ी फिर सैंपल देखे होंगे, तो कहीं कहीं माइका भी ज्यादा निकल, तो कुछ चीजें ना, ये क्लार्क वैल्यू के अनुसार उसकी एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन समटाइम ज्यादा बन जाते हैं, तो उसकी फिर क्या, उसको कंपैरिजन करके अपन देखते हैं कि उसको क्लार्क वैल्यू में पढ़ते हैं। तुम आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा देता हूं, हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीज है ना, औसत ग्रुप रेटिंग में 0.1% मिलता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मैग्नीज 0.1% मिलता है, लेकिन जब यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण 632 गुना बढ़ जाए, एक एग्जांपल ले लिया, तो क्या करेंगे, जो क्लार्क वैल्यू थी उसमें जितना परसेंटेज बढ़ गया उसको भाग दे देंगे, तो ये 6320 गुना ज्यादा बना है, फिर वो एक और डिपॉजिट बनाता है। तो इस तरीके से ये क्लार्क वैल्यू चेक करने के लिए, जैसे हमने एक हमारे साथ के ये जनाराम जी, उनकी पीएचडी करवाई, तो जो जैसे तुमने सुना होगा यूरेनियम, थोरियम, तो थोरियम है ऐसे बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उनकी जो ग्रेनाइट है उनमें थोरियम 15 ppm से भी ज्यादा मिल रहा है, और लाखा ग्रेनाइट नाम है। तो वो ग्रेनाइट है, वो लोग यूज तो ले रहे घरों के अंदर, पत्थर भी यूज में ले रहे हो, काम की कुछ नहीं है, रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि उसमें थोरियम है, ये लोगों को पता ही नहीं, यूज में ले लिया, वो तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है वहां तो। लेकिन इसलिए क्या गया, उसके अंदर कितनी वैल्यू है, इसलिए जियोलॉजिकल स्टडी हर एरिया की बहुत जरूरी है। लोग ग्रेनाइट यूज में ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो तो वो तो रेडिएशन करते रहेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में बन जाती है तो वो डिपॉजिट बनाती है, मे बी ये वो मेटलिक हो सकते हैं और
नॉन मेटलिक भी हो सकता है। ठीक है, ये और वो किससे पता चल आ जाता है, कंपेरिजन करके देखते हैं कि उसकी क्लार्क वैल्यू कितनी है। ये कुछ मेटल दिए हुए, उनकी क्लार्क वैल्यू दी हुई है, उनमें से कितना परसेंटेज होनी चाहिए उस हिसाब से। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोसेस है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट। ओर डिपॉजिट क्या होता है ये पढ़ लिया। नॉन मेटलिक क्या होते हैं, मेटलिक क्या होते हैं ये पढ़ लिया। फिर हमने और क्या क्या पढ़ा बताओ। नहीं, हमने हॉर्स रॉक पढ़ी, ठीक है ना, गैंग मिनरल पढ़े। अब क्या है कि ये सारे रॉक क्या एक जैसे बनते हैं, क्या सारे डिपॉजिट एक तरीके से बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ एंडोजेनेटिक है जो भूमि के अंदर बन रहे हैं, कुछ एक्सोजेनेटिक है जो पृथ्वी से बाहर बन रहे हैं। तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, ये पढ़ा। जैसे मैग्मेटिक कंसंट्रेशन है, मैग्मा के कंसंट्रेशन, जैसे मैग्मा निकला उसमें सबसे पहले क्रोमियम डिपॉजिट बने, तो क्रोमियम भारी होता है तो वो सेटल होकर नीचे हो गया, तो मैग्मेटिक कंसंट्रेशन से बन गया सब्लिमेशन, पेग्मेटाइट। ये कुछ तरीके हैं जो एंडोजेनेटिक पढ़े, कुछ एक्सोजेनेटिक तुम पढ़ लेना, वो डिटेल में आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अब ये तो हो गया तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का रिवीजन। अब थोड़ा सा तो पढ़ाना पड़ेगा, अभी तो टाइम पड़ा है ना। तो ये चालू है कैमरा, ठीक है। तो अब हम अगला पढ़ते हैं। और क्या है, शो आती ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो देखो, नेचर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ और बॉडी। अब किसी की नेचर क्या है और वो कैसे बना है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ डिपॉजिट होते हैं जो जैसे मैग्मा निकला तो मैग्मा के साथ साथ बन गए, तो साथ साथ बनने वाले को क्या कहते हैं, सिन जेनेटिक। सिन मतलब साथ साथ बनने वाले, पता चल रहा है, हिंदी मीडियम वाले को पता चल रहा है ना। अब तुम पहले तो वो आज वो अकेली आई है, पहले तो गड़बड़ हो गया है मामला, वो तो कैसे समझाए। जैसे कोई क्लास 12th क्लास चल रही थी, सारे बच्चे पढ़ रहे थे, 40 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, कोई एक बच्चे के पापा का ट्रांसफर हो गया, तो वो सारे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सिंह जेनेटिक थे, बचपन से साथ में पढ़ते हैं, 12वीं तक साथ में है। अब ये कोई नया बच्चा ने एडमिशन ले लिया तो पीछे से आगे आगे बैठ गया, तो वो एपिजेनेटिक कहलाएगा। बाद में पश्चात जात, बाद में बनने वाले। अब साथ में, अब जैसे ये है, ये सारे मिनरल है, ये सब साथ में बने, लेकिन ये बाद में कोई खाली जगह थी और ये आके ये बीच में आके घुस गया, तो ये पश्चात को क्या कहेंगे, एपिजेनेटिक। अब इसमें भी दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। अब जैसे एक होता है द ओर मिनरल हैव बीन इंट्रोड्यूस इन प्री एग्जिस्टिंग रॉक, तो वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक के अंदर घुस गया है तो उसको एपिजेनेटिक कहेंगे। अब क्या है कि दो तरीके की और डिपॉजिट बनते हैं। कैसे बनते हैं, कुछ लड़के होते हैं बदमाश, ठीक है, बदमाश होते हैं। कैसे बदमाश होते हैं, फोटो दिखाता हूं। ये सैंडस्टोन सेल, लाइमस्टोन सेल, और ये दिख रहा है, ये पहले बने होंगे, सीधा पता चल रहा है। पहले सैंडस्टोन बना, फिर ये सेल बना, लाइमस्टोन, पर कुल मिला के ये रॉक एक साथ बने। फिर एक बदमाश आ गया, अंदर घुस गया, मुझे भी भाई जगह दो, और उसने क्या किया कि सबको तोड़ते हुए चला गया डिस्कॉर्डेंट फॉर्म में। डिस्कॉर्डेंट मतलब जैसे अगर कोई लड़का, बस याद कराने के लिए कर रहा हूं ना, उसका कोई रिलेशन नहीं है, याद कराने के लिए कि डिस्कॉर्डेंट क्या होता है और कॉन्कॉर्डेंट क्या होता है, वो याद कराने के लिए। अगर कोई बच्चा बदमाश है तो उसको क्लास में से डिस्क्वालीफाई कर देते कि भाई तू तो एक जगह लांगी हुआ, तो तू तो भागे पड़ियो, कल आयो इनमें सैंडस्टोन बढ़ गयो, बस सेल में बढ़ गयो, लाइमस्टोन बढ़ गयो, हैंगर बेकार कर गयो, तो सबा ने सिगरेट पिलाने सिखा दी या कुछ गलत प्रोसेस सिखा दिया। तो इस तरीके के जो कहीं भी घुस जाएगा, है ना, उसको किसी भी लेयर को या लिथोलॉजिकल को पार करके वो कहलाएगा डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। लेकिन कुछ मिनरल है, जैसे मेरे जैसे सीधे साधे कोई बच्चे, वो दोनों लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के बीच में आके ऐसे जमा हो गया, ठीक है, दो लेयर के बीच में आके जमा हो गया, नॉर्मली से बैठ गया, तो उसको कहते हैं कॉन्कॉर्डेंट। तो दो तरीके के हो गए, एक डिस्कॉर्डेंट
ये कॉन्कोर्डेंट, ये समझ में आ गया। डिस्कॉर्डेंट है उसको कट करके चला जाएगा। इंग्लिश में उसकी क्या है पढ़ लेते हैं। डिस्कॉर्डेंट रेफर टू दी ओर बॉडी विच कट अक्रॉस द बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन को कट करके, कट अक्रॉस दी बेडिंग प्लेन, कट करके चली जाती है। और कॉन्कोर्डेंट रेफर टू दी ओर बॉडी विच पैरेलल टू दी लिथोलॉजिकल बेडिंग प्लेन, उसके पैरेलल होती है। ठीक है, यहां जमा हो गया, यहां जमा हो गया। कॉन्कोर्डेंट डिस्कॉर्डेंट दो तरीके से। ठीक है, अब क्या है, हम सिर्फ डिस्कॉर्डेंट पढ़ लेते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। तो डिस्कॉर्डेंट में देखो, डिस्कॉर्डेंट में भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर मतलब एक ही जगह पे कंटिन्यू मिल रहा है, और एक मिल रहा है इरेगुलर, कई टुकड़ों ऑफ पेजेस में मिल रहा है। तो दो तरीके के प्रोसेस बनते हैं, वो पढ़ेंगे। ये देखो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने सिंजेनेटिक पढ़ा और इपिजेनेटिक पढ़ा, तो डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कोर्डेंट में कुछ तो सिंजेनेटिक होंगे, कुछ इपिजेनेटिक होंगे। ये तुम फोटो देखोगे ना, फिर उसके बाद तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे पहला हम पढ़ते हैं रेगुलर शेप में बना है, तो रेगुलर शेप में जिसको फ्लैट ओर बॉडी कहते हैं, दीज ओर बॉडी एक्सटेंसिव इन टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में फैला होता है, किसी दो डायरेक्शन, मतलब कहीं एक निकलेगा पाइप की तरह, कहीं ना कहीं फैलेगा ना, एक इस दिशा में फैल गया, एक इस दिशा में फैल गया। ठीक है, बट हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट ऑफ थर्ड डायमेंशन, तीसरी दिशा में कम फैलेगा, मतलब एक ही जगह पे फैलेगा। इन दिस वे वी फाइंड वेन्स, जो हम वेन्स मिलती है हमको, वेन्स या लोड्स भी कहते हैं, तो वो सारे के सारे डिस्कॉर्डेंट बॉडी में होती है ना। और डिपॉजिट में वेन देखी होगी, क्वार्ट्ज वेन देखी होगी, फील्ड में गए हो कभी? फील्ड में कभी गए नहीं? चलो फील्ड में नहीं गए, किले पे गए हो? तो किले पे अगर मान लो कि कहीं पे कोई ऐसा डिपॉजिट तुमको दिखा होगा, बीच में अलग से एक कोई खड़ी हुई रॉक या ऐसी कुछ अलग कलर की दिख गई होगी। समटाइम क्या होता है, मैं अब तुमको अलग तरीके से बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये रॉक है, रॉक्स का कलर ले लेते हैं, रेड कलर की रॉक ले लो, ये रॉक है, ठीक है, ये एक साथ बनी, बन गई रॉक। कभी कभी क्या होता है कि बाद में से कुछ रॉक बन जाती है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, ये तो दिखेगा ही नहीं इसमें, ब्लैक ले लेते हैं, हैं ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक अच्छा दिखेगा। सोचो कुछ में ऐसी रॉक है जो बाद में आके इसमें इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस जैसे हुई, तो ये जो बाद में इंट्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं इपीजेनेटिक। पहले से रॉक बनी हुई थी, तो ऐसे फॉर्म में ज्यादातर डाइट्स मिलती है। जो डाइट्स मिलती है ना, कहीं खाली जगह थी और बाद में जो मैग्मा बचा था भर गया उसमें, या फिर क्वार्ट्ज वेन है, कहीं वेदरिंग हुई भी थी, या फिर कुछ फीचर्स था या फ्रैक्चर था तो उसमें भर गई। तो ये डिपॉजिट बाद में बनता है, तो अलग अलग प्रोसेस है, उस तरीके से बनता है। ये एक वो था, ये मैंने तुमको बता दिया। अब इसमें ना दो टर्म्स यूज में लिए थे, इसमें बाहर कैसे ऐसे निकलेंगे, डोंट से, तो धीरे धीरे सीखेंगे कैसे निकलते हैं बाहर। अब क्या होगा, अब वेन से, अगर वेन है, प्री एग्जिस्टिंग रोग में कोई ओपन स्पेस है, पहले से खाली जगह थी और वहां आके भर गई, तो उसको कहेंगे वेन, समझ में क्या। और अगर लोड किसे कहेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग रोग को रिप्लेस कर दिया, घर में पहले से कोई खाली जगह थी, वहां किराएदार आके भर गए, तो वो तो हो गया वेन। और कोई बढ़िया जाट बिश्नोई हमारे जैसे, उन्होंने उनको ठोक के बाहर निकाल दिया और खुद आके भर गए, तो वो कहलाएगा लोड, समझ आ गया। वेन मतलब जो एग्जिस्टिंग जो जगह है, ओपन स्पेस है, वहां भर गया तो वेन होगा। और अगर एग्जिस्टिंग चीज को हटा के रिप्लेस करके अगर घुस गया तो वो लोड कहलाएगा, समझ आ गया। ये तो दो तरीके के ये बनते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है, वेन आर ऑफन इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब टेढ़ी होती है ज्यादातर, वेन ऐसी होती है, सीधी नहीं होती, या खाली जगह मिली है घुसी, थोड़ी सी फिर जगह घुसी, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या स्ट्रक्चर बनाती है, फ्रिक्वेंटली पिंच, पिंच मतलब पिचक गई,
हिंदी में तो ये पढ़ा, संकुचित मतलब पिचक गई। फिर स्वेल फूल गई, तो यहाँ पिचकी, यहाँ वापस फूली, यहाँ पिचकी, यहाँ फूली, तो ये स्वेल एंड पिंच स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, वेन्स। तो इस तरीके से डिपॉजिट हो गया, एक तो तरीका ये हो गया। अब मैंने तुमको बताया ये वो तो क्या वेन। अब लोड क्या होता है? लोड इज डिपॉजिट मेटलिक हो सकता है, फील विथ एम्बेडेड फिशर और क्रैक के अंदर हो गया। इसमें एक टर्म्स और यूज में लेते हैं, स्ट्रिंगर लोड। स्ट्रिंगर लोड क्या होता है? जैसे ये डायग्राम है, अब ये डायग्राम है, इसमें हॉर्स रॉक, ये ब्लैक ब्लैक है, ये हॉर्स रॉक है, और पीला पीला है, ये चल्कोपाइराइट है। तो अगर हमको ये पूरा इस फॉर्म में मिल रहा है, मिक्स हुआ हुआ मिल रहा है एकदम, तो इसको स्ट्रिंगर लोड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रिंगर लोड कहेंगे। अब इसको अलग करना है तो क्या हम सीधा ये पाइराइट निकाल सकते हैं? तो हमको पूरा का पूरा निकालना पड़ता है, फिर इसकी क्रशिंग करनी पड़ती है, तोड़ना पड़ता है, फिर इसको गर्म करते हैं तो चल्कोपाइराइट अलग होगा। तो इस तरीके के डिपॉजिट मिलते हैं, उसको स्ट्रिंगर लोड कहते हैं। और ये डिस्कॉर्डेंट बॉडी में बनते हैं। डिस्कॉर्डेंट कैसे बनते हैं उसका है ना, एक फोटो आगे मैं दूंगा। जैसे ये वाली एक डायग्राम है, इसमें भी क्वार्ट्ज और ये चल्कोपाइराइट एक दूसरे में घुस गए, तो इसको पूरा ही निकाला जाएगा, फिर तोड़ के, और फिर इसमें से क्वार्ट्ज है क्योंकि वो गैंग मिनरल है, कुछ काम का नहीं है, तो उसको अलग कर दिया जाएगा। तो इसमें भी 3 तरीके के हो गए। फिर एक होती है टेबुलर और बॉडी, वो थी तो फ्लैट थी, वो तो क्या थी? फ्लैट थी। अब होती है एक टेबुलर बॉडी। टेबुलर बॉडी क्या होती है? नलिकाकार, नली के फॉर्म में। कैसे हो मैं बताता हूं। एज द नेम इंप्लाइज, जैसा कि नेम में बताया गया है, टू डायरेक्शन में होती है। पाइप होता है तो 2 डायरेक्शन जैसे ही होता है ना। दे आर वर्टिकल एंड सब वर्टिकल। अगर वो वर्टिकल और सब वर्टिकल है, जैसे ये फोटो है, अगर कहीं ओपन स्पेस है तो वहां पर वो डिपॉजिट घुसता रहा, घुसता रहा, घुसता रहा, घुसता रहा, तो इस तरीके के डिपॉजिट बनाते हैं। लेकिन अगर ये वर्टिकल ऐसे खड़ा है, खड़े फॉर्म में मिल गया, तो उसको चिमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी वर्ड है। चिमनी होती है ना, गांव में जलाते थे, तो वो चिमनी इसलिए क्योंकि खड़ी फॉर्म में। तो वर्टिकल फॉर्म में अगर ये टेबुलर रोड बॉडी मिली तो उसको कहेंगे चिमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? चिमनी। ये कहीं लिखा हुआ है। वेन दे आर वर्टिकल एंड सब वर्टिकल, वर्टिकल या थोड़ी सी टेढ़ी है तो उसको पाइप्स या चिमनी कहेंगे। ठीक है। और एक वर्ड और है जिसका नाम है मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाए, ये वो अलग है ना। तो मेंटोस क्या है? अगर कोई कॉपी देना, अगर कोई और डिपॉजिट, अब वो तो था ऐसे घूमड़ी के फॉर्म में, नली में, देखो बढ़ता गया बढ़ता गया। अगर कोई ऐसा है, कोई और डिपॉजिट है, एक मतलब कहते हैं ना ब्लैंकेट के रूप में हो, अंदर पूरा ऐसा फॉर्म हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ, लेकिन ब्लैंकेट के फॉर्म में हुआ, जो ऐसे भी फैला हुआ है, ऐसे भी फैला हुआ है, तो उसको मेंटोस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है, सब हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ब्लैंकेट ऊपर नीचे होता है। टेबुलर और बॉडी है तो उसको मेंटोस कहते हैं। मेंटोस एंड पाइप में भी ब्रांचेड, ब्रांच फॉर्म में हो सकता है। मतलब मेंटोस क्या है? एक यहाँ से ब्लैंकेट है, एक इसी में से वापस कहीं अलग थी एक फॉर्म, तो एक नीचे और चला गया। समझ आ गया? तो वो उस तरीके के डिपॉजिट होते हैं, मेंटोस कहलाते हैं। मेंटोस एंड पाइप में ब्रांच, और पाइप है वो ब्रांच में हो सकती है, ये बहुत सारी ब्रांच में, जैसे मेंटोस ये दिख रहा है, ये भी ब्रांच में हो सकता है। अगर वो ये लिखा हुआ है एनास्ट्रोमोज, मतलब इसका मतलब होता है शाखा मलिन, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? फोटो बना के दिखाना पड़ेगा। ये था, ये था। फिर इसमें पेन ले लेते हैं, लाल कलर की ले लेते हैं, ब्लैंकेट। जैसे ये और डिपॉजिट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये तो गया मेंटोस हो गया। ठीक है। और ये अगर किसी उसी सेम डिपॉजिट से थोड़ा और मोटा कर देते हैं, ये ले लेते हैं, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है पाइप्स के रूप में, तो उसको चिमनी कहते हैं। तो इस फॉर्म में भी मिल सकता है। मतलब ये जो यहाँ पर जो रॉक होगी ना दूसरी, वो तो हॉर्स रॉक होगी, लेकिन ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, वो सारे और मिनरल होंगे। तो 2 फॉर्म में बन गया, एक तो चिमनी के रूप में जो खड़ा है, और एक मेंटोस के रूप में, दिमाग की बत्ती जलाए सोते रहो। मेंटोस जिनकी सोने ही, और तो क्या है, मजे करना। तो 2 तरीके से बन गए रॉन्ग से। ये समझ आ गया? कोई मेंटोस जिंदगी मजे कर रहा है, सो रहा है, तो ब्लैंकेट के रूप में बन गया, और चिमनी है तो बेचारी को जलना है, खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही हो गया, कंप्लीट ही है लगभग ये, है ना। तो
दे आर ऑफन कन्फाइनिंग एसोसिएट विद द पाइप, पाइप के इस रूप में मिलते हैं, और ये मैंने ये बता दिया है सब हॉरिजॉन्टल और एक दूसरे में मिलके ये होम अटन की। तो बस हो गया ना, तो हमने मेन चीजें पढ़ ली है, इसको और पढ़ लिया, होस्ट रॉक पढ़ ली, गैंग मिनरल पढ़ लिया, और कॉन्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट पढ़ लिया। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म है ना, इसके सीधे डेफिनेशन आ सकती है, वो डायरेक्ट आ सकते हैं, बाद में ये फोटो आ जाएगी। मेंटोस क्या होता है, चिमनी क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और डिपॉजिट है ना, तो ये पढ़ लिया, ये मैं इसके नोट्स तुमको भेज दूंगा, और पहले वाला है वो पढ़ लेना। हिंदी मीडियम वाले अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं उसका मतलब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय, जा सकते हो तुम। हाँ, तुमने अपनी सबकी अटेंडेंस लिख दी? लेकिन अब तुम्हारे ग्रुप अलग अलग थोड़ी है, एक ही क्लास लगेगी ना। ठीक है, कल आ जाना। कल मैं रिवीज देखो, आज तुम वापस, अब रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आ रहे हैं तो फिर बाकियों को नुकसान हो रहा है। देखो याद हो जाएगा ना, अगर टर्म्स याद हो गया, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम इसके साथ क्या करो, आईआईटी जेएम की भी तैयारी करो। आईआईटी जेएम की बुक्स पुरानी पढ़िए, पुराने पेपर लो, उनको करो। कुछ समझ में नहीं आए तो सर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, जो भी है। और उससे क्या है कि आईआईटी में थोड़ा अगर वहां से पढ़ोगे तो स्कोप भी अच्छा होगा। तो आईआईटी की भी तैयारी करो, आईआईटी जेएम की, वो गवर्नमेंट संस्थान है, अच्छा एमएससी हो जाएगी तुम्हारी, पीएचडी भी वहां से हो सकती है, कल को प्रोफेसर लग जाओगे। तो आईआईटी जेएम की तैयारी होती है, वो भी करना है साथ में ना, अभी से चालू कर देना। इकोनॉमिक जियोलॉजी तो रटा दूंगा, बाकी बता नहीं। हाँ, ये लो नोट, वीडियो तो एडिटिंग में बंद हो जाएगी। देखो